हेलो दोस्तों, आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी के इस क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान का एक मॉडल सेट। और यह मॉडल सेट यहाँ पर फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देख सकते हो यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023, आप लोग का एग्ज़ाम 2023 में लिखा है और ये एनुअल है यानी फाइनल एग्ज़ाम के लिए है। देख सकते हो मॉडल सेट यहाँ पर साइंस यानी विज्ञान का है। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक कीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2023 के फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और आप लोग देख सकते हो समय 2 घंटा 45 मिनट आप लोग को मिलेगा एग्जाम में। फुल मार्क्स आप लोग का 80 नंबर का होगा। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्लास में। पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन पूछे या प्रकाश के अपवर्तन पूछे, दोनों का कितना नियम होता है, तो 2 नियम होता है। याद रखिएगा, अगर यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन पूछा है, अगर प्रकाश के अपवर्तन पूछता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो उसका भी 2 ही नियम होता है। प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन है, देख सकते हो। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती हैं, यह किरण कहाँ झुकेगी। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती हैं, तो यह किरण कहाँ झुकेगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पर अपसारी पूछा है, अभिसारी नहीं पूछा है। तो ये यहाँ पर याद रखिएगा, अपसारी पूछेगा तो अवतल लेंस होगा, अगर यहाँ पर अभिसारी पूछता है तो उत्तल लेंस होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा, क्योंकि अपसारी लेंस पूछा है। अगर यहाँ पर अभिसारी लेंस पूछता है तो उत्तल लेंस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। तो कहाँ रखना चाहिए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेंस के फोकस दूरी की दुगुनी पर रखनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद करते चलिएगा, याद नहीं होगा तो कॉपी पर लिखकर जरूर से जरूर याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर आपके सामने। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह क्या है। कार्निया है या परितारिका है या पुतली है या दृष्टिपटल है। तो याद रखिएगा, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह दृष्टिपटल है या रेटिना। याद रखिएगा, अगर दृष्टिपटल के जगह पर रेटिना देता है तो इसका राइट आंसर रेटिना भी होता है और दृष्टिपटल भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक u का मान होता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक u का मान क्या होता है, तो साइन आई बट्टा साइन आर होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। और ये क्वेश्चन तो 7 बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा, साइन आई बट्टा साइन आर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तो 7 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन है। किसी लेंस का आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन है। हमारे आवाज़ को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर याद हो जाएगा। यहाँ पर तो एग्जाम में आएगा आप लोग का क्वेश्चन, तो आप लोग ऑप्शन यहाँ पर दिया रहेगा एग्जाम में, तो आसानी से आप लोग ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या यहाँ पर डी तक आप कोई भी भर सकते हैं। आप लोग सुने रहिएगा मेरे आवाज़ को। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक पूछा है, क्या होता है। तो देखिए, किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक
कुछ भी नहीं होता है, यानी वह मात्रक विहीन होता है, होता ही नहीं है उसका ऐसा ही मात्रक, तो वह मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। रोज आप लोग को क्लास चलेगा टॉपर सीरीज का, तो आप लोग एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगा अब, क्योंकि आप लोग का एग्जाम के फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी कम समय बचा है। 8 नंबर क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो अब प्रकाश का प्रकीर्णन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगर यही क्वेश्चन पूछता है कि तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो अब प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश किस घटना को दर्शाता है, यहाँ पर दर्शाता पूछा है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, देख सकते हो, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो वह चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी पर निर्भर करता है चालक का प्रतिरोध, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आ जाता है, 2 अंक में पूछेगा कि चालक का प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है, तो आप लोग 4 ऑप्शन या पर 3 ऑप्शन लिख दीजिएगा, आसानी से 2 अंक मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? तो 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाट होता है, याद रखिएगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्त का उपयोग होता है? 11 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्त का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, एमीटर का उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो 12 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है, याद रखिएगा। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? ए ऑप्शन दिया है लोहा, बी ऑप्शन दिया है निकेल, सी ऑप्शन दिया है पीतल, डी ऑप्शन दिया है कोबाल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, पीतल चुंबकीय पदार्थ नहीं है, लोहा चुंबकीय पदार्थ है, निकेल चुंबकीय पदार्थ है, कोबाल्ट भी चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन पीतल चुंबकीय पदार्थ नहीं है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। मान क्या होता है? शून्य होता है, या बी ऑप्शन में दिया है इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, या सी ऑप्शन में दिया है इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, या डी ऑप्शन दिया है कि सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर कितना है देख सकते हो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14 नंबर कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? तो 14 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। डी में क्या दिया है? तो सभी बिंदुओं पर समान होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 15 नंबर कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? ओस्टरेड ने, या एम्पियर ने, या बोर ने, या फैराडे ने? तो इसका राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ओस्टरेड ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ओस्टरेड ने किया। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। लकड़ी नहीं है, या गोबर गैस, या नाभिकीय ऊर्जा, या कोयला। तो 16 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, Na2SO4 प्लस BaCl2 और बना रहा है BaSO4 प्लस 2NCl। यह कौन सी अभिक्रिया है। देख सकते हो उपयुक्त अभिक्रिया में निम्नलिखित में किस प्रकार की है। यह अभिक्रिया जो है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वह संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अभिक्रिया तो आप लोग पढ़े ही होंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो केमिस्ट्री का फर्स्ट नंबर चैप्टर है और हम पढ़ा भी दिए हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए, यहाँ पर चाहिए पूछा है। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 5.6 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। 3 बात याद रखिएगा कि अम्ल क्षार और लवण पूछेगा। अम्ल का पीएच मान या क्षार का पीएच मान या यहाँ पर उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो हम बता देते हैं। देखिए अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। और क्षार का पीएच मान यहाँ पर 7 से ज़्यादा होता है। याद रखिएगा यहाँ पर क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। याद रखिएगा अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। आपके सामने देख सकते हो यहाँ पर NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में कौन है। तो ए ऑप्शन दिया है धोने का सोडा, बी ऑप्शन दिया है बेकिंग सोडा, सी ऑप्शन दिया है विरंजक चूर्ण, डी ऑप्शन दिया है सोडियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 19 नंबर जो क्वेश्चन है हम बताते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पर NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, नाम पूछा है। तो देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, प्रचलित नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। और सोडियम बाइकार्बोनेट को हम खाने का सोडा भी बोलते हैं, यानी बेकिंग सोडा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बेकिंग सोडा को हम खाते हैं, याद रखिएगा धोने का सोडा अलग होता है, विरंजक चूर्ण अलग होता है, सोडियम कार्बोनेट अलग होता है, लेकिन इसका भी नाम क्या होता है यहाँ पर बेकिंग सोडा का, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर आपके सामने कि अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है। अपच जब हो जाता है यानी जब हम ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो उसे हम ठीक करने के लिए क्या चीज़ का उपयोग करते हैं। तो 20 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, एंटासीड। एंटासीड होता है, एंटासीड का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने देख सकते हो। 21 नंबर क्वेश्चन है कि चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं निम्नलिखित जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है, यह अम्ल निम्नलिखित में कौन है। यानी चींटी के डंक में एक अम्ल होता है और वह अम्ल छोड़ जाते हैं, यानी जब किसी को काटती हैं तो वह अम्ल छोड़ जाती हैं, तो जिनके कारण जलन एवं दर्द अनुभव होता है, तो यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन है। तो यह अम्ल मेथनाइल अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यानी चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथनाइल का अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि आक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। आक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है। तो 22 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, टमाटर में पाया जाता है आक्जेलिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। 23 नंबर क्वेश्चन है कि CaSO4 × 1/2H2 निम्नलिखित में
किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है। यहाँ पर सूत्र है, यही पूछा है कि यह किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यह सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। पूछ देगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यही होता है, याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा धातु है जो धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पारा या सीसा इसे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर आपके सामने। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। तो यह 3 आबंध बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, हीरा या आयोडीन या ग्रेफाइट या गंधक। तो निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है, तो वह ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सुचालक मतलब होता है यहाँ पर जिसमें करंट आसानी से जा सके। तो ग्रेफाइट जो होता है वह उसमें यहाँ पर आसानी से करंट जा सकता है ग्रेफाइट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर आपके सामने। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में क्या है। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। एल्कीन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। एल्कीन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो एल्कीन का सूत्र होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया है, CnH2n होता है। याद रखिएगा क्या पूछा है, तो एल्कीन पूछा है। एक एल्कीन होता है, एक एल्काइन होता है और एक एल्केन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। और एल्केन का क्या सूत्र होता है, तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। और एल्काइन का सूत्र क्या होता है, तो एल्काइन का यह सूत्र होता है, यानी 2 जोड़ो 2 घटाओ और 2 छोड़ दो। इसमें 2 छोड़ा है और इसमें 2 जोड़ा गया है, इनमें से 2 घटाया गया है। यानी ये हो जाएगा एल्कीन, ये हो जाएगा एल्केन और ये हो जाएगा एल्काइन। याद रखिएगा तीनों। अगर पूछ देगा कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र ये होता है CnH2n-2 होता है, यानी घटाया जाएगा एल्काइन में। अगर यहाँ पर पूछ देगा एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्केन में +2 किया जाएगा। यहाँ पर देखिए +2 है, यानी CnH2n+2 हो जाएगा एल्केन में। अगर यहाँ पर एल्काइन तो पूछा ही है, तो एल्काइन में यहाँ पर 2 छोड़ दिया जाता है, यानी CnH2n होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं। तो 29 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। सजातीय श्रेणी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 30 नंबर देख सकते हो। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं। तो 30 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमानों के। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर कि आधुनिक आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं। देखिए 31 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो हर साल एग्जाम में आता है। यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभ निम्नलिखित में
क्या कहलाते हैं? तो वह समूह कहलाते हैं या वर्ग कहलाते हैं। अगर समूह के जगह पर यहाँ पर एग्जाम में वर्ग देगा तो वर्ग भी होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, देख सकते हो। अम्ल राज में सांद्र HCl सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में क्या होता है? तो इसका अनुपात क्या होता है? तो इसका अनुपात होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया है 3:1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं या मृतजीवी कहलाते हैं या परजीवी कहलाते हैं या उपयुक्त सभी कहलाते हैं? तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो स्वपोषी कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो स्वपोषी कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि छोटी आंत में पाए जाने वाले रसाकुण का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वागीकरण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव में या माइटोकॉन्ड्रिया में या गाली जीविकाएं में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का और किस नाम से जाना जाता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है कि पादप में अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद है। पादप में अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो 36 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा पादप में अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इथाइल अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम या फ्लोएम या ए और बी दोनों, यानी जाइलम और फ्लोएम दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है, क्योंकि यहाँ पर जल का कार्य कौन करता है? तो जाइलम करता है। और खनिज लवण का कार्य कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। यानी जाइलम का कार्य क्या होता है? तो जाइलम का कार्य होता है यानी नीचे से यहाँ पर जल खनिज लवण ऊपर पहुँचाता है, पौधों में ऊपर पहुँचाता है। और फ्लोएम का क्या कार्य होता है? तो फ्लोएम का कार्य होता है जब ये नीचे से ऊपर पहुँचाता है तो फ्लोएम का कार्य होता है कि सभी भागों में पहुँचाना, यानी सभी पत्तियों में पहुँचाना फ्लोएम का कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जाइलम, क्योंकि जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम, जल का कार्य जाइलम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर आपके सामने कि खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? बिल्ली में या मनुष्य में या पक्षी में या तितली में? तो खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तो तितली में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, देख सकते हो। इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? तो इसका राइट आंसर 39 का क्या हो जाएगा? 39 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर स्टार्च हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? इनमें कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो अमोनिया बनता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। NH3 यानी अमोनिया बनता है, याद रखिएगा अमोनिया बनता है। अगर यहाँ पर NH3 के जगह पर हिंदी में लिख देगा एग्जाम में अमोनिया, तो अमीनिया होता है NH3 के जगह पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो इसका राइट आंसर 41 का क्या हो जाएगा? 41 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर 41 का डी हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने
कि इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। एथिलीन का प्रयोग होता है फल पकाने में। याद रखिएगा, फल पकाने में किसका प्रयोग होता है, तो एथिलीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो 43 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, मधुमेह रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है। ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है, तो मुकुलन होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, देख सकते हो। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो मानव में निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो इस क्लास में इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने देते हैं, काफ़ी एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप लोग जरूर से ज़रूर याद कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में इसका जितना भी क्वेश्चन बचा है नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। तब तक इतना आप लोग जरूर से ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है 2023 के फाइनल परीक्षा के लिए। अब टॉपर सीरीज स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अब एक एक यहाँ पर एक एक क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोग का एग्जाम में भी काफ़ी कम समय बचा है, तो आप लोग तैयारी कीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर बताना कि यह क्लास कैसा लगा और 45 में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग का तैयारी कितना हुआ है। तो 45 में से आप लोग का कितना ऑब्जेक्टिव याद था, कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को ऑल द बेस्ट।